हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ है बेटा। पिछले लेक्चर में भी इसको मैंने आपको बता दिया है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का डाल्टन का जो लॉ है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था बेटा, थोड़ा सा आइडिया, इसकी डेफिनेशन दिया था कि when two elements combines to form more than one compound, then the fixed mass of the first element shows simple integer multiple ratio with the masses of the second element। ये आपका इसके डेफिनेशन था। मतलब एग्जांपल क्या थे इसके अंदर, शॉर्ट ट्रिक बताया था सबसे लास्ट में मैंने आपको। इस लॉ का शॉर्ट ट्रिक है, two elements and more than one compound, more than one compound। ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक याद किया और सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट। एग्जाम्पल भी आप अपने आप बना लोगे। देखिए बेटा, एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। मान लो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपके पास। एलिमेंट क्या है बेटा आपके पास, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स लिए टू एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट है और इससे कंपाउंड्स बना दो बेटा आप, एक से ज्यादा, मोर देन वन। इस लॉ का एग्जांपल बन गया जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2, N2O5 एटसेट्रा। ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा एग्जांपल बनाओ बेटा इसी का। एलिमेंट फिर से दो ले लें, एलिमेंट्स फिर से दो लें, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कंपाउंड्स बनाएंगे कितने, मोर देन वन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड, H2O एंड H2O2। H2O2 को क्या बोलते हैं बेटा, H2O को तो वाटर बोलते हैं आप, H2O2 को क्या बोलते हैं आप लोग, H2O को वाटर बोला जाता है। H2O2 क्या बोलते हैं, बोलो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा, पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से इस तरह जुड़े होते हैं। जिस जगह इस टाइप का बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, उसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड लिंकेज और पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। बात क्लियर बेटा। अब ऐसे ही और एग्जांपल बनाइए आप। और एग्जांपल में मान लो एलिमेंट्स लिए हमने सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो क्या बन गए कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बोलो बेटा इसके, SO2 एंड SO3। मतलब टू एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड। कौन का एग्जांपल हो जाता है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। और एग्जांपल बना एक और, कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला। देखिए बेटा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का ये एलिमेंट हो गए हमारे पास। कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या हो गए, टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हो गए हमारे पास टू, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं बेटा ऑक्साइड्स में, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2O3, C3O2 एटसेट्रा। अब बच्चे सोच रहे होंगे दो कौन से ऑक्साइड्स आ गए। बेटा ये आप याद रख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर और कार्बन पर एक लोन पेयर। CO2 का भी सब बच्चों को डायग्राम या स्ट्रक्चर याद होगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। लेकिन ये जो दो बचे हुए हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, क्या स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बोला गया ये,
कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नेम क्या है बेटा? C2O3। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये इस टाइप का ये कंपाउंड है बेटा। तो कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सेस्क्यू ऑक्साइड। अब ये सेस्क्यू क्या है वो समझाऊंगा अभी आपको। व्हाट इज दिस सेस्क्यू? और लास्ट वाला जो बचा वो है आपके सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, कार्बन सब ऑक्साइड। ये सब क्या है और सेस्क्यू क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड। वैसे आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? इसमें क्या है? 1 2 3 4 सिग्मा। कार्बन सब ऑक्साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने ही पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है। कितने? 4 डबल बॉन्ड हो गए। उसके अंदर 1 2 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 सिग्मा। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग के बाद। पर स्ट्रक्चर जो है ये है। अब इसका नाम क्या हुआ? C3O2। C3O2 का नाम क्या हुआ? एक तो जो आप बना सकते हैं वो C3O2 ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेम आप बना सकते हैं। और इसका नेम क्या बनाएंगे बेटा? C2O3। ये C2O3 है, डाई कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाम कैसे बने? आपको ये याद है, वन को क्या बोलते हैं? मोनो। वन को क्या बोलते हैं बेटा? मोनो। टू को क्या बोलते हैं? डाई। और थ्री को क्या बोलते हैं? ट्राई। इससे ये नेम बने कि नहीं बने? भाई आपने क्या बोला? कार्बन और मोनोऑक्साइड। इसने क्या बोला? कार्बन के साथ एक, ऑक्सीजन के एक, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन आपके कितने थे? 2 और ऑक्सीजन 3। तो जब पहला एलिमेंट एक होता है, सिंगल होता है, तो उसके नंबर को शो करें ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बोले, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बोल दिया। 1 और 2 तो मोनो कार्बन डाइऑक्साइड ये बोले, जरूरी नहीं है। क्या बोल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया। पहले वाले एलिमेंट का यदि नंबर एक है या एटम एक है तो उस टाइम उसका मोनो बोलना जरूरी नहीं है। बाद वाले एलिमेंट का मोनो डाई ट्राई बोला जाता है। बात क्लियर हुई? अब थोड़ा सा यहां देखें, डाई कार्बन ट्राई ऑक्साइड, यहां तक तो ठीक है। अब बोलना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा है। डाई कार्बन ट्राई ऑक्साइड। अब ध्यान दें यहां पर बेटा, इसको एक कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, ये 1.5 हो गया। इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1.5 हो गया। सिंपल रेशो इस तरह लाए, एक कार्बन हो गया, इसका संख्या को दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलेंगे कार्बन 1.5 ऑक्साइड। तो 1.5 का नाम ही तो सेस्क्यू है बेटा। क्या है? सेस्क्यू ऑक्साइड। बात क्लियर? सेस्क्यू मतलब होता है बेटा 1.5, याद रख लेना। सेस्क्यू मतलब क्या होता है? 1.5। बात क्लियर हुई? तो इसका नाम कैसे आया ये चेक करते हैं अब इस वाले का। नोट कर लो बेटा इसको। तो ये जो है C3O2 का ये सब ऑक्साइड नाम कैसे आया, इसको भी समझाना पड़ेगा। देखिए C3O2,
तो जो जनरल नेम है तो वो तो होगा ट्राई कार्बन, ट्राई कार्बन और डाई ऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर क्या, एक कर दो, पहले वाले को 3 से डिवाइड कर दो, कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन के 2 को भी 3 से डिवाइड कर दो तो 0.66 हो गया, ये आ गया। यहां तक अब पहले वाला 1 हो जाता है तो उसके नंबर को शो करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, कार्बन और कितना ऑक्साइड, ऑक्सीजन 1 है या 1 से कम है, 1 से कम है, तब क्या होता है, सब बोला जाता है। तो कार्बन सब ऑक्साइड, सब कब बोलते हैं, सब मीन्स लेस देन 1, 1 से कम, बट मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0.5 से ज्यादा और 1 से कम, उसको बोलते हैं सब। पूरी तरह से आधा भी नहीं है लेकिन पूरा 1 भी नहीं है, उसको बोलेंगे सब। इस तरह से कार्बन सब ऑक्साइड नाम आया। बात क्लियर हुई। इसके बॉन्डिंग वगैरह जो भी है मैंने बना दी स्ट्रक्चर, इनको रिवाइज करके याद कर लेना स्ट्रक्चर्स को, ताकि उसके अंदर कितने बॉन्ड्स कौन से हैं, कौन से डबल बॉन्ड्स हैं, कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, स्ट्रक्चर में साइकिल है या नहीं है, रिंग है या नहीं है, बताइए। इसके स्ट्रक्चर में देखें, सेस्की ऑक्साइड में कार्बन कार्बन ऑक्सीजन है, मतलब रिंग बनी हुई है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक रिंग बनी हुई है, मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कार्बन 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 होते रिंग में पूरी तरह तो क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक रिंग। और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाता है रिंग में तो उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बात समझ में आई। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन या नॉट कंटेन रिंग, सीधा स्ट्रेट चेन कंपाउंड बन गया ये। बात समझ में आई। इस तरह से इनको याद करते रहना है। अब इसका क्वेश्चन बनाइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स is in agreement with law of multiple proportion, निम्नलिखित में से अणुओं का कौन सा सेट, कंपाउंड्स का कौन सा सेट, यौगिकों का कौन सा सेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन ए H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O वेपर। ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड, रेड कॉपर ऑक्साइड एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन सी SO2 एंड SO3। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। थोड़ा बेटा ये कंफ्यूजिंग भी हो गया और सिंपल भी है, बहुत आसान भी और थोड़ा सा हल्का सा टफ हो गया। क्यों, इसने कॉमन नेम दे दिए, रेड कॉपर ऑक्साइड एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब देखो पहला वाला तो आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट तो हैं, लेकिन हर बार H2O 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 कंपाउंड एक ही दिया है। 2 एलिमेंट 1 कंपाउंड कौन का शॉर्ट ट्रिक था, 2 एलिमेंट 1 कंपाउंड कौन का शॉर्ट ट्रिक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एग्जांपल हुआ। अब ये रेड कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग, रेड कॉपर ऑक्साइड, रेड कॉपर ऑक्साइड का नाम है बेटा दूसरा क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड CO2O। अब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड कौन सा होता है,
ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये बेटा आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। एलिमेंट कितने बेटा इस एग्जांपल में? एलिमेंट कॉपर एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट। कंपाउंड भी कितने इस एग्जांपल में? Cu2O एंड CuO, तो दो एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड। इसका शॉर्ट ट्रिक काम कर गया, इसी का एग्जांपल है। सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट और दो कंपाउंड, तो ये भी हो गया। आंसर कौन सा रहा बेटा मोर करेक्ट? बोथ बी एंड सी। ऐसे आपको जनरल नेम या कॉमन नेम्स भी याद रखने चाहिए, इसलिए मैंने जो एग्जांपल में अभी कार्बन का एग्जांपल दिया उसमें आपको कॉमन नेम्स बताए थे। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक सिस्टमेटिक नेम हो गया। कार्बन सब ऑक्साइड और कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड इस टाइप के कॉमन नेम थे, जैसे कि अभी रेड कॉपर ऑक्साइड एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। बात क्लियर? जैसे एक और है क्वेश्चन नंबर 2, which of the following set of compounds shows is in agreement with compounds is in agreement with law of multiple proportion, A, B, C, D। एक है आपका Hg2Cl2, HgCl2। दूसरा ऑप्शन है आपका C2O3 एंड C3O2। तीसरा ऑप्शन है हमारा CH4 C2H6 D ऑल। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल। कैसे? इसमें भी दो एलिमेंट हैं, मर्क्यूरी एंड क्लोरीन, और एक से ज्यादा कंपाउंड है अलग अलग। इसमें भी दो एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन एक से ज्यादा कंपाउंड्स हैं। शॉर्ट ट्रिक काम कर रही है, कार्बन हाइड्रोजन एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिए। टू एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड, टू एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड, टू एलिमेंट मोर देन वन कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात क्लियर? आंसर क्या होगा बेटा? ये लास्ट। पर मैं ये पूछना चाहूंगा इसका नेम क्या है? Hg2Cl2 को क्या बोलते हैं कॉमन नेम? बस इसलिए मैंने दिया था ताकि आपको कॉमन नेम याद रखा करा सके। Hg2Cl2 को बोला जाता है बेटा कैलोमैल, कैलोमैल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैलोमैल इलेक्ट्रोड के नाम से काम आता है, याद हो तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैलोमैल इलेक्ट्रोड के नाम से काम आता है। HgCl2 का कॉमन नेम और बताइए, HgCl2 का कॉमन नेम और बताइए बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोरोसिव सब्लिमेट। याद कर लेना, कोरोसिव सब्लिमेट। संक्षारक ऊर्ध्व पार्टिज। सब्लिमेशन को बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो सब्लिमेट, ऊर्ध्वपाटिज। कोरोसिव का मतलब होता है, कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण, कोरोसिव संक्षारक, कोरोसिव सब्लिमेट। याद कर लेना इसका नेम। C2O3 का भी अभी कॉमन नेम आपको याद करवाया था। C2O3 का क्या? एक कार्बन के ऊपर 1.5 ऑक्सीजन है, 1.5 को क्या बोलते थे? सेस्क्यू, कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड।
और दूसरे में क्या C3O2। एक कार्बन रहे तो ऑक्सीजन एक से कम रह जाएगा, और कम को क्या बोलते हैं, वन से कम, सब, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। इस तरह के दो तीन कॉमन नेम भी इसमें याद रहेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा लॉ है चौथा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और यह लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। इसका मतलब समझ में आ गया होगा बेटा, क्या रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या हुआ, इनवर्स हुआ। इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात है, दो नाम इसलिए तो दिए हमने, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स क्यों बोला है, रेसिप्रोकल क्यों बोला है, क्योंकि दोनों एक ही है, दूसरा नेम ये दिया। अब हमारे पास आता है इसके अंदर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें बात करें तो एक नेम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या नाम से जाना जाता है बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, तुल्यांक भारों के अनुपात का नियम। क्या नाम है इसका, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। यह है इसका बेटा नेम, तुल्यांकी भारों के अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब आप देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, कुछ अदर रेफरेंस बुक्स होती है उनमें इसको दिया हुआ है। क्या बेटा, अदर रेफरेंस बुक में इसको दिया हुआ है, इस वजह से थोड़ा इसका आइडिया देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट कंबाइंस विद, कंबाइंस विद थर्ड एलिमेंट सेपरेटली, मतलब इसमें तीन एलिमेंट आ गए कम से कम, कितना एलिमेंट आ गया इस लॉ में, दो एलिमेंट कंबाइन करता है थर्ड एलिमेंट से, दो एलिमेंट तो पहले से, एक एलिमेंट थर्ड भी आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम अनुसार जब दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से संयोग करते हैं सेपरेटली, अलग अलग, सेपरेटली, टू फॉर्म सेपरेट कंपाउंड, सेपरेट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में बनाते हैं। देन द ratio of these two elements in these two compounds, elements in these two elements is always equal or equivalent, equal or equivalent, equivalent to the ratio of masses, then the ratio of these two, थोड़ा सा यहाँ पे मास लिखना भूल गए, then the ratio of masses of these two elements, ratio of masses of these two elements, these two elements, two elements in these two compounds, the two elements in these two compounds। देखो दोबारा लिख लो हल्का सा, क्योंकि वो लैंग्वेज बिगड़ गया था इसका। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट combines to form, combines with third element to form two separate compound, then the ratio of masses of these two elements in these two compound
masses of these two elements, in these two compounds is always इक्वलेंट और इक्वलेंट भी हो सकता है और कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, इक्वलेंट और इक्वल टू दी रेशो ऑफ masses in compound formed by these elements, these two elements. ये लैंग्वेज बेटा आपको शायद याद ना रहे तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि बोर्ड तो 12th में है और 11th में बोर्ड देते नहीं है। इसका डेफिनेशन याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो वो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं, सिर्फ एडवांस के लिए पढ़ा रहा हूँ। और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारी शॉर्ट ट्रिक से बन जाते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इस लॉ के जो भी क्वेश्चन आते हैं, फिर भी एक बार समझा दूंगा, इस लैंग्वेज को एक बार नोट कर लें। अभी शॉर्ट ट्रिक भी लिखा देता हूँ बेटा आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है इस लॉ की, ताकि आपके क्वेश्चन बन जाए। आईआईटी मेंस एडवांस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, नीट में नहीं आते हैं। फिर भी कभी आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक से काम चल जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? 3 elements, 3 compounds can be arranged in cyclic manner. ये इसका शॉर्ट ट्रिक है बेटा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाता है। जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कैसे। ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा पहले देखते हैं। 1 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3rd क्वेश्चन ये देखो बेटा। 3rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग set of compounds is in accordance with law of reciprocal proportion. उनके अकॉर्डेंस में है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल टर्म आए, इनवर्स आए, इनवर्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, या फिर चाहे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन आए, आपको आंसर सेम देना, एक ही बात है। ठीक है बेटा। ए ऑप्शन H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस। ये तो हो गया बेटा आपका कौन का, ये एग्जांपल होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। क्यों? 2 एलिमेंट और बार बार एक ही कंपाउंड रिपीटेडली आ रहा है, H2O H2O H2O, तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। H2O H2O2, 2 एलिमेंट मोर देन 1 कंपाउंड, ये एग्जांपल हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सी और डी को चेक करो बेटा क्या होता है। SO2 CO2 CS2 NaCl KCl RbCl। सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। देखो बेटा इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, तीनों को अलग अलग रख दिया सॉल्यूशन करते टाइम। शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होगी चेक करते हैं। ठीक है, डी वाले ऑप्शन, ये तो सी ऑप्शन के लिए है, और डी वाले ऑप्शन के लिए भी हम अलग से बना लेते हैं। सी ऑप्शन, डी वाले ऑप्शन के लिए भी एलिमेंट्स रखो बेटा कौन कौन से, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, रुबिडियम। ये 4 अलग अलग क्यों रखे, ताकि एक साइकिल या रिंग बन जाए। कैन बी अरेंज्ड इन साइक्लिक मैनर। अब मान लो यहां पर कुछ बन जाए NaCl,
यहाँ बन जाए RbCl, यहाँ बन जाए KCl। तो अब नहीं बना कुछ भी। यहाँ ये कंपाउंड जो दिए उनको ही रखना है बस लाइन पर। ये जो लाइन बना रहे हैं उस पर हम कौन सा रखना है, कंपाउंड रखना है। ये इसमें चेक करो बेटा, सल्फर और कार्बन से कौन सा इस लाइन बना दो, सल्फर और कार्बन से कौन सा कंपाउंड बन सकता है, CH2 दिया है। सल्फर ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बन सकता है, SO2 दिया है। कार्बन ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बन सकता है, CO2 दिया है। इसका मतलब साइक्लिक अरेंजमेंट हो गई ना। आंसर यही हो गया बेटा। शॉर्टकट लगाना सीख गए। इसमें चेक करो, ये 4 साइकिल ऐसे बनेगी। इससे बनेगा NaCl दिया है, इससे बनेगा RbCl दिया है, इससे KCl। बेटा KCl इधर बना, इधर वाला तो कोई मतलब का ही नहीं रहा। अब KCl को इस लाइन पर रख दो आप। KCl कहीं साइकिल बन पाई क्या, रिंग नहीं बनी। इसका मतलब लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ये एग्जांपल नहीं है, फर्जी एग्जांपल है। ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा। अब हमारा लॉ आता है नेक्स्ट लॉ, वो है आपका 5th गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसमें साइंटिस्ट का नाम ही दिया हुआ है। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे कि उसमें पिछले वाले में साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया। देख लो बेटा साइंटिस्ट का नाम। ये जो हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इनके साइंटिस्ट हैं आपके रिचर। तो इसमें टी साइलेंट है बेटा, रिचर बोलते हैं, रिचर। टी साइलेंट रखना है, रिचर। इसके लॉ के अंदर तो नेम याद रखने की जरूरत ही नहीं, क्यों, हेडिंग में ही नेम आ गया। क्या, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके हेडिंग में ही साइंटिस्ट का नाम याद आ गया, या नाम लिखने में आ गया तो अपने आप याद रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम अनुसार क्या होता है, गैसेज रिएक्ट्स इन simple integer ratio of their volumes, मतलब इस नियम अनुसार क्या होता है बेटा, गैस है सिंपल इंटीजर रेशो में, वॉल्यूम्स के सिंपल इंटीजर रेशो में रिएक्ट करती हैं। यानी गैस है सरल गुणित अनुपात में, आयतनों के सरल गुणित अनुपात में अभिक्रिया करती है। कौन से अनुपात में, सरल गुणित अनुपात। यदि प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसियस, यदि प्रोडक्ट भी आपका गैसियस है, इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसियस, देन it also shows simple integer ratio। ये भी सिंपल इंटीजर रेशो शो करता है, कौन के साथ, विद वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें एग्जांपल देखें बेटा, H2 गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और वाटर बनता है H2O लिक्विड। तो यहां पर मान लो 2 वॉल्यूम लिया जाता था, तब इसका 1 वॉल्यूम यूज होता था। इसलिए इस रिएक्शन को ऐसे ना लिख के कैसे लिखा जाता था बेटा, ये पहले तो पता थोड़ी चलता था, पहले तो इस तरह वॉल्यूम से बैलेंस करते थे। तो 2H2 एक O2 और 2H2O। लिक्विड इसलिए इसके वॉल्यूम को लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2:2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2:1। ये क्या आ गया, पॉइंट में आया, या फिर
इंटीजर में आया, इंटीजर में आया। वॉल्यूम्स का जो रेशो होता है वो क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। ऐसे ही मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, H2 प्लस Cl2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी HCl भी गैस है। इसका 1 वॉल्यूम लिया, इसका 1 वॉल्यूम लिया, इसके 2 वॉल्यूम प्राप्त हुए, इस वजह से इसका 2 की जगह यहाँ 2 ले लिया था। तो पुराने जमाने में बैलेंसिंग ऐसे करते थे, मतलब जनरल रिएक्शन ऐसे लिखते थे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक्सपेरिमेंट करके देखते कि इसका 1 वॉल काम आया, इसका 1 वॉल काम आया, और इसका 2 वॉल बन गया। यहाँ पर 2 से बैलेंस किया जाता था। पहले ऐसे फॉर्मूला नहीं थे कि एटम का चेक कर लें, इधर जितने एटम उधर उतने एटम, जिससे हम तो क्या काम आता था बेटा ये लॉ। पुराने टाइम पर सिंपल इस टाइप की रिएक्शन जब लिखी जाती थी उस टाइम बैलेंसिंग में काम आता था। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाता है, या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। HCl तो बोलते ही नहीं होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बोला करते हैं उस जमाने में। इस टाइप से तो ये इसका रेशो भी क्या आ गया बेटा, 1:2। इंटीजर में आया, पॉइंट्स में आया, इंटीजर में आया। यही कहना चाहता कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेज रिएक्ट इन सिंपल इंटीजर मल्टीपल रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के सिंपल रेशो में या सिंपल इंटीजर रेशो में रिएक्ट करती है। मल्टीपल लिखो तो ठीक है, नहीं तो सिंपल इंटीजर रेशो, इंटीजर रेशो। यहाँ आप मल्टीपल रेशो लिखने की जरूरत नहीं, सही है, नहीं लिखा हमने, ठीक का। देखिए बेटा ये आपको समझ में आई बात। अब इसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लॉ या 6th, वो आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से बाहर है। अब ये जो आप लॉ कर रहे हैं वो क्या है बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 खत्म हो गए हैं। कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, एवं गैलुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैलुसैक का गैसेस आयतन संबंधी नियम। ये 5 खत्म हो चुके हैं। अब जो बात आई है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लॉज की जब बात चल रही तो छोटे मोटे लॉज को भी क्यों छोड़े। तो ये बेटा लॉ है अपना कौन सा, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो की परिकल्पना। एवोगाड्रो की परिकल्पना। एवोगाड्रो परिकल्पना में क्या होता है बेटा, एवोगाड्रो परिकल्पना अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इतना तो सबको याद रहता है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इन आइडेंटिकल कंडीशन, यहां से इनसे याद रखना, कहां से याद रखना, इनसे, इन सिमिलर, और या सिमिलर की जगह आइडेंटिकल ज्यादा सही है। इन आइडेंटिकल कंडीशंस, इन आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, according to this hypothesis in identical conditions of temperature and pressure equal volumes of all gases contains equal number of एक तो है मॉलिक्यूल्स और इक्वल नंबर ऑफ मॉल्स। इन दोनों में से आपको कुछ भी याद रहेगा, मॉल्स या मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। एटम्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा।
ध्यान रखना बेटा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस in identical conditions or in similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contains equal number of molecules, equal number of moles, not the atoms. Atoms को काट दिया, इस बात का जरूर ध्यान रखना, गलती से एटम मत लिख देना। अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल है, ये अपने पास कंटेनर है बेटा, इसमें 180 एम प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और मान लो 2 लीटर गैस और इसमें x मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो कंटेनर दूसरा बात करते हैं हम, यहीं पे दूसरे कंटेनर की बात करते हैं। मान लो हमारे पास दूसरे कंटेनर में वही 180 एम प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, दोनों में क्या है बेटा, आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम कर दिया 2 लीटर गैस। अब यहाँ क्या होगा, SO3 के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कितने x मॉलिक्यूल्स हैं, SO3 मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, तो आंसर रहेगा इसका x ही रहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, इन आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम कंटेंस इक्वल मॉलिक्यूल्स। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, अलग है, सेम है, इसमें मॉलिक्यूल जितने उतने तो मॉलिक्यूल इसमें बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस काम आता है। देखो इससे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर कर देगा क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करेगा इस बात को, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें बेटा, at 180 m and 298 Kelvin, at 180 m and 298 Kelvin, 11.2 liter of SO2 contains 3.011 into 10 power 23 molecules, ठीक है। Then find the mass of 11.2 liter SO3 in similar conditions, identical conditions, in identical conditions of temperature and pressure, in identical conditions of temperature and pressure, A, B, C, D, 16 ग्राम, 32 ग्राम, 40 ग्राम, 80 ग्राम। बताइए बेटा क्या आंसर होगा, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। मतलब आइडेंटिकल कंडीशंस जब होती हैं तो इक्वल वॉल्यूम्स में मॉल भी क्या होते हैं, आइडेंटिकल कंडीशंस जब होती हैं तो इक्वल वॉल्यूम्स में मॉल से भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल है या नहीं है चेक करो बेटा, वॉल्यूम इक्वल है कि नहीं इसमें चेक कर सकते हैं। इसका 11.2 लीटर, इसका 11.2 लीटर, वॉल्यूम सेम है, मोल्स को सेम, मोल्स ऑफ SO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3। इसके मोल कितने आएंगे बेटा, SO2 के मोल, क्योंकि इसके पार्टिकल का नंबर दिया है
नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकाल सकते हैं आप, n/Na से निकालो बेटा इसके मोल्स, NSO2 के n/Na, और इसका क्या पूछा बेटा भार, तो W/ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3, और इसका लगा दिया NSO2 का। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो पार्टिकल से मोल निकाल लिए, और इसका अपना भार निकालना तो WIM रख दिया। सॉल्व करो बेटा, इसके पार्टिकल कितने दिए 3.011 into 10 power 23 अपॉन 6.022 into 10 power 23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, W पता करना है, W को W रहने दो, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 कितना होता है बेटा, SO3 का 80। अब इसको सॉल्व करो, तो 23 से 23, ये एक बार ये दो बार, 1/2 बच गया, 1/2 इक्वल टू W/80, क्या आ गया बेटा 80/2 इक्वल टू W इक्वल टू 40 ग्राम। बात समझ में आ गई, आंसर लगा दो C। इस तरह ये लॉज या सेंटेंस भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो सेंटेंसेस को या लॉज को हल्के में ना लें, डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से रिवाइज किया करें। इसी के साथ थैंक यू बेटा, बाकी की चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।